हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल के पीवाई क्यू के बारे में। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं और हम लोग कंप्लीटली इसको डिस्क्राइब करेंगे, अच्छी तरीके से इसको समझेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो आज आप बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड। अब अगर आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा तो आपका जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। एक मिनट, मैं कलर चेंज करता हूँ। ये है आपका क्रोमोसोम और ये बीच में आपका प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर। इस आर्म को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड। ठीक है, अब ध्यान देना क्या बोल रहा है कि फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है कि आपका जो क्रोमैटिड है वो जब सेपरेट करेगा तो क्या होगा, ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। अगर आपका क्रोमैटिड सेपरेट करेगा तो उससे आपका क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। वापस से बता दे रहा हूं कि अगर आपका क्रोमैटिड सेपरेट कर रहा है तो उसमें आपका क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एन्यूप्लॉइडी क्या होता है। तो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम का चेंज होना। जैसे मान लो कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, तो किसी वजह से 45 47 हो जाए, या फिर 46 है तो क्रोमोसोम नंबर 45 हो जाए, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज होने को हम लोग क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। और जब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Failure of cytokinesis after anaphase stage of cell division result in gain or loss of chromosome is called polyploidy। अब ध्यान देना, अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा और साइटोकाइनेसिस अगर नहीं हो रहा है तो एनाफेज में आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, कभी भी माइटोसिस में आपका क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आता, और जब भी क्रोमोसोम में चेंज आएगा तो वो मियोसिस में आएगा। और मियोसिस का अगर क्वेश्चन रहता तो यहाँ पे एनाफेज 1 या फिर एनाफेज 2 दिया रहता। यानी ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। सेकंड ऑप्शन में चलते हैं कि रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ। आपका जो रिकॉम्बिनेशन है वो कब कंप्लीट होता है, तो रिकॉम्बिनेशन बेसिकली आपका होता कब है, तो आप लोग ने पढ़ा होगा पैकेटीन स्टेज। जब पैकेटीन स्टेज की बात होती है तो वहां पे आपके होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जिसको और इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो ये रिकॉम्बिनेशन आपका कब कंप्लीट होगा, तो भाई आपके पैकेटीन स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली ये आपके क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ये आपके सेल का क्वेश्चन है बट दिया हुआ है आपके सेल डिवीजन में, तो आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि मेटासेंट्रिक में आपका सेंट्रोमियर एकदम बीच में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से दोनों आर्म आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल लेंथ के हो जाते हैं। तो आपका ए का हो जाएगा 2। 2 में हम लोग क्या लिख लेते हैं, ए, क्योंकि लिखा हुआ मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द। अच्छा, सब मेटासेंट्रिक क्या है, तो सब मेटासेंट्रिक में आपका जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंटर से थोड़ी दूरी पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक आर्म आपका छोटा हो जाता है और एक आर्म आपका बड़ा हो जाता है। तो देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एट द, नहीं ये नहीं होगा, सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ रिजल्टिंग इन 2 अनइक्वल आर्म। हाँ, स्लाइटली अवे हम लोग बोल सकते हैं, यानी बी, यानी 3, बी का क्या हो जाएगा, 3। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो आपका सेंट्रोमियर होता है वो सेंटर से काफी दूरी पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक आर्म बहुत छोटा और एक आर्म काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन में आपसे ये ना बोला जाए एक्सट्रीमली, इस टर्म का यूज ना किया जाए, तब तक आप एक्रोसेंट्रिक आंसर नहीं मारोगे। मोस्टली जो गलत होता है वो सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक में ही गलत होता है। ठीक है,
तो इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि जब तक टर्म आपका एक्सट्रीमली ना यूज किया हो हम लोग एक्रोसेंट्रिक पे नहीं जाएंगे। और एक्सट्रीमली टर्म का यूज किया फोर में, यानी सी का क्या हो, यानी फोर का क्या हो जाएगा, सी। अब बचा एक लास्ट, तो वो क्या हो जाएगा आपका टेरोसेंट्रिक में। क्या होता है कि आपका जो सेंट्रोमियर होता है वो एकदम टिप पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ए काम आपका कंप्लीटली खत्म हो जाता है। तो तो आप इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग चलते हैं, तो ए का टू, ठीक है, बी का थ्री, यानी आंसर क्या जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बेसिकली आपका क्या बोलते हैं प्रोफेज वन से क्वेश्चन है। सबसे पहली बात को रखा काइजमाटा फॉर्मेशन। तो काइजमाटा फॉर्मेशन क्या होता है कि जब आपका होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर करने के बाद सेपरेट होता है, तो सेपरेट होने के बाद वो कंप्लीटली होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, बस एक जगह पे छोड़ के, जहां पे आपका क्रॉसिंग ओवर हो रखा होता है। और इसकी वजह से आपको एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और उसी को हम लोग काइजमाटा बोलते हैं। और ये काम होता है डिप्लोटीन स्टेज में, यानी ए का हो जाएगा थ्री। क्रॉसिंग ओवर अभी हमने बात किया था कि क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, पैकेटीन में, यानी बी का हो जाएगा वन। सिनेप्टानोमल कॉम्प्लेक्स जब आपका होमोलोगस क्रोमोसोम फ्यूज करता है, तो या ज्वाइन करता है, तो जाइगोटीन स्टेज में होता है, तो ये हो जाएगा सी। और टर्मिनाइजेशन ऑफ काइजमाटा, काइजमाटा खत्म कब हुआ, तो आपके प्रोफेज के लास्ट स्टेज में, यानी डाइकाइनेसिस में, यानी इस डी का हो जाएगा टू। तो आज आप देख लेते हैं ए का थ्री दो जगह है, बी का वन दो जगह है, सी का फोर फर्स्ट में है, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी आपका इंटरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आज देखते हैं क्या बोल रहा है कि सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है कि उसका वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज करता रहेगा। और वॉल्यूम उसका इंक्रीज किस में करता रहता है, तो ऐसा तो पूरे साइकिल में इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन वो मेनली हम लोग बात करते हैं जीवन फेज में, तो ए हो जाएगा टू। डीएनए रेप्लिकेशन तो एस फेज में होता है। ये तो बहुत ही इजी चीज है, जो कि हर किसी को पता होता है कि भाई डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एस फेज। इसी कारण से एस फेज को हम लोग एक और नाम देते हैं सिंथेटिक फेज। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन और सिंथेसाइज, प्रोटीन कहाँ बनेगा भाई, तो आपका जी टू फेज में, यानी ये हो जाएगा सी। अब प्रोटीन क्या है भाई, तो याद करो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनता है। साथ ही साथ आपका सेल डिवीजन के लिए आपको सीडीके चाहिए, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज चाहिए। तो ये सभी चीजें आपके कहाँ बनेगी, तो जी टू फेज में। और क्वीसेंट फेज किसको बोलते हैं, जी जीरो फेज को। तो यानी ए का टू एक ही ऑप्शन में आंसर चल जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। तो अगर आपको सेल डिवीजन याद होगा, तो आपके पास दो सेंट्रियोल होते हैं, और आपके इक्वेटर पे क्रोमोसोम लगा होता है। क्रोमोसोम के बगल में दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। और इससे स्पिंडल फाइबर इस तरीके से अटैच होता है। अब ये काम होता किस में है, तो ये काम होता है आपके मेटाफेज स्टेज में। अगला देखते हैं। Chromosome become gradually visible under light microscope during लेप्टोटीन स्टेज। बिल्कुल सही बात है कि जब आपका लेप्टोटीन स्टेज होता है, तब आपका जो क्या बोलते हैं उसको क्रोमैटिनेट होता है, वो कंडेंस करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। और इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, यानी ये स्टेटमेंट सही है। The beginning of diplotin stage is recognized by dissolution of synaptonomal complex। ठीक है। तो भाई सिनेप्टानोमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिसोल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो यानी ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अब इसमें आपको स्टेजेस दिए हुए हैं, इनको एक लाइन से का आपको अरेंज करना है। तो ध्यान देना कि आपको ये वाला तो स्ट्रक्चर याद होगा, सर्कल वाला। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सेल किस में रहता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सेल रहता है इंटरफेज में। ठीक है। और लेस टाइम किस में रहता है, एम फेज में। इसको ऐसे याद करो कि भाई अगर मान लो कि आपके घर में किसी की शादी है। अब किसी की शादी है, तो एक बात बताओ कि शादी की तैयारी होने में ज्यादा टाइम लगता है या फिर शादी होने में।
ऑफ कोर्स सी बात है, तैयारी हो करने में ज्यादा टाइम लगता है हम लोग को। तो ये इंटरफेज वही हो गया शादी की तैयारी, और ये एम फेज हो गया वो फेज जिसमें शादी होगी। अब इंटरफेज में भी आपका डिफरेंट डिफरेंट फेज है, जैसे कि आपका पहले G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, और इसी एम फेज को तो हम लोग कैरियोकाइनेसिस भी बोले थे, याद होगा आप लोग को। और इसके बाद आता है आपका साइटोकाइनेसिस। तो किस तरह से काम चलेगा, तो पहले ऐसे हमारा साइकिल जाता है, तो पहले G1 फेज यानी ई पहले आ जाएगा, फिर आपका एस फेज यानी सिंथेटिक फेज, ई के बाद सी आ जाएगा, फिर G2 फेज यानी ई सी के बाद आपका ए आ जाएगा, फिर आपका कैरियोकाइनेसिस, तब साइटोकाइनेसिस, यानी आंसर हमारा चला जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रोफेज वन से रिलेटेड है, तो आ जाओ देखते हैं। डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में आपका क्या होता है, तो डाइकाइनेसिस में आपका काइजमाटा जो होता है वो आपका कंप्लीटली टर्मिनलाइज कर जाता है, यानी टू का हो जाएगा ए। ठीक है। पैकेटिन स्टेज में आपका होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में आपका रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, यानी बी का हो जाएगा 4। जाइगोटीन स्टेज में जाइगोट, याद रखना जाइगोट जब भी बनता है तो फ्यूजन से बनता है, तो जब भी जाइगोटीन स्टेज की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, आपका दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में फ्यूजन होगा, यानी वहां पे सिनेप्टानोमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी ए का हो जाएगा सी। और लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, तो आपका क्रोमोसोम थ्रेड लाइक दिखेगा, तो ए हो जाएगा डी। तो आज आप देख लेते हैं, हमारा बी ए का हो जाएगा 2, ए का 2 एक ही ऑप्शन में है, यानी सी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अमोंग यू कैट, दो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा एस फेज में होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का डिवीजन करवाना है। अब ध्यान देना, थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग माइटोस मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बारे में। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बारे में ध्यान देना। जब मियोसिस 1 होता है तो मियोसिस 1 में आपका क्रोमोसोम सेपरेट होता है, लेकिन जब मियोसिस 2 होता है तो मियोसिस 2 में आपका क्रोमैटिड सेपरेट होता है। ठीक है। मियोसिस 1 में आपका क्रोमोसोम सेपरेट होता है और मियोसिस 2 में आपका क्रोमैटिड सेपरेट होता है, और यहाँ पे सेंट्रोमियर का डिवीजन बोल रहा है, यानी सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड बोल रहा है। तो सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड कहाँ होगा आपका, तो एनाफेज 2 में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल क्रॉसिंग ओवर कहीं भी टर्म आए तो एक ही आंसर हमारा जाएगा क्या, पैकेटिन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग है भाई। एम फेज में क्या होगा, एम फेज, G2 फेज, क्विसेंट फेज और G1 फेज। आ जाओ एक एक करके देखते हैं। तो G2 फेज में मैंने पहले ही बता रखा है कि भाई इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी बी का 1 हो जाएगा। क्विसेंट फेज में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनएक्टिव, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एम फेज में क्या होगा, तो एम फेज में आपका इक्वेशनल डिवीजन होगा, यानी क्या हो जाएगा, एम फेज ए का 4 हो जाएगा। और जीवन में क्या होगा, तो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड एस, यानी जो आपका जीवन होता है वो एम फेज और एस फेज के बीच में आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी। तो ए का 4, बी का 1, यानी आंसर चला जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं, तो ध्यान देना। सबसे पहला क्या है कि टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लैक्टोटीन। क्या टेट्राड होता क्या है, तो टेट्राड हम लोग कंडीशन तब बोलते हैं जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ फ्यूज कर जाए। यहाँ पे क्या होता है, 4 क्रोमैटिड प्रेजेंट होते हैं, और जब 4 क्रोमैटिड प्रेजेंट होते हैं तो इसी चीज को हम लोग टेट्राड बोलते हैं, और ये काम होता है आपके जाइगोटीन फेज में, यानी ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। हाँ, जब माइटोसिस की बात करते हैं
तो माइटोसिस में आपका सेंट्रोमियर क्या होता है, सेपरेट कर जाता है और क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। टर्मिनाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिंग। टर्मिनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आपका जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये अलग होता है पैकेटिन स्टेज में, तो नहीं भाई। टर्मिनाइजेशन आपका कंप्लीट होता है डाइकाइनेसिस में, यानी ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। न्यूक्लियोलस गोल्जी बॉडी ईयर आर रिफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज। हाँ बिल्कुल सही कि प्रोफेज में जो भी चीजें गायब होती है वो टेलोफेज में वापस आ जाती है। उसके बाद क्या बोला, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नहीं, ध्यान देना, एक मेरी बात का ध्यान देना कि भाई एक चीज बताओ, आपका जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। एक बात बताओ कि आपका जो भी सीक्रेट पता होता है वो आपकी सिस्टर को पता होता है या नॉन सिस्टर को, नॉन सिस्टर मतलब आपकी दोस्त को, ठीक है। तो भाई आपका जो भी आपका जो सीक्रेट होगा वो किसको पता होगा, वो पता होगा आपकी दोस्त को जो कि आपकी नॉन सिस्टर है। तो कभी भी क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो सही क्या है हमारा, सिर्फ बी और डी। अगला देखते हैं, ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल सेल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं। अब देखो, जी नॉट फेज में सेल डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता, बट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है। तो मेटाबॉलिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। फिर क्या बोल रहा था, सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। सेंट्रोसोम मतलब आपको पता होगा कि एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं और एस फेज में दो काम होता है। एक तो आपका डीएनए का रेप्लिकेशन और साथ ही साथ आपके सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन, यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। तो स्टेटमेंट वन गलत है और स्टेटमेंट टू सही है, यानी आंसर का आज क्या रहेगा आपका, सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल गया होगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलो आज की